Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोहम्मद गोरी के ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं यह बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए है और इसको हम लोगों ने एक प्रकरण के अंतर्गत हम लोग इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, दी टर्किश इन्वेजन। हालांकि इसको अलग अलग प्रकरण में डिवाइड किया जा सकता था, लेकिन सुविधा की दृष्टि से कि हम एक टॉपिक के अंतर्गत पढ़ें, क्योंकि हमें 11वीं और 12वीं सदी में तुर्कों के आक्रमण और तुर्कों के राज्य की स्थापना से संबंधित तर्कों को देखना है। इस टॉपिक के तहत हम लोग महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी से संबंधित तथ्यों को देखेंगे और उसके बाद से फिर हम लोग जब तुर्क सत्ता की स्थापना हो जाएगी नियमित रूप से, तो अन्य जैसे गुलाम वंश के शासक जिसका प्रचलित नाम है ममलूक या गुलाम वंश, उसके शासकों के विषय में देखेंगे। फिर उसके बाद से बलबन, खिलजी, तुगलक और फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश इत्यादि वंशों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने मोहम्मद गोरी से संबंधित तथ्यों को देखे थे और इसमें हम लोग मोहम्मद गोरी के आक्रमण के कारणों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। देखते हैं कि महमूद गजनवी जो कि 1027 ईस्वी में भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया और उसके बाद से यहाँ तथ्य भी हम अगर लिखते जाएं तो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में भारत में हुआ था। अंतिम आक्रमण और मोहम्मद गोरी का जो प्रथम आक्रमण हुआ था, प्रथम आक्रमण भारत में हुआ था, वह 1175 ईस्वी में हुआ। अब इन दोनों वर्षों के बीच में हमारे पास 148 ईस्वी 148 वर्ष का समय हमारे पास बचता है। 148 वर्ष का अंतर हम देखते हैं इन दोनों में। तो इन वर्षों में जो दो महत्वपूर्ण आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, तो इन 148 वर्षों में भारत की क्या परिस्थितियाँ थी, भारत के राजाओं ने क्या सीखा था, इससे संबंधित हम लोग चर्चा कर लेंगे और देखते हैं कि इन वर्षों में भारत की स्थिति कैसी थी। इसी कारण हम लोगों ने मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय भारत की स्थिति नामक एक उप प्रकरण के माध्यम से इस टॉपिक का विस्तार करेंगे। तो देखते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमणों से जो भारत के राजवंश हैं या भारतीय राजा महाराजा, उन्होंने कुछ भी सीख नहीं लिया और विभिन्न राजवंशों में परिवर्तन हो जाने के अतिरिक्त भारत में अन्य कोई विशेष परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। राजनीतिक दृष्टि से भारत उस समय भी विभक्त था। निसंदेह कुछ राजपूत वंश बहुत सम्मानित और शक्तिशाली थे, परंतु उनमें राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा एवं वंशानुगत झगड़ों के कारण युद्ध होते रहते थे, जिसके कारण न तो वे अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सके और न ही अपने राज्य के हितार्थ कोई काम कर सके या राज्य के हित में एक होकर राज्यों का एक कुशल संघ भी नहीं बना सके ताकि विदेशी शत्रु का मुकाबला किया जा सके। उस समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर सिंध, उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर सिंध, मुल्तान और पंजाब के राज्य थे और इन पर मुसलमान शासकों का शासन था। सिंध में
सुम्र प्रजाति के सिया शासक राज्य करते थे। तो मुल्तान में करमाथी, इसमें सुम्र जाति के सिया शासक थे, सुम्र जाति के सिया शासक, और इसमें करमाथी। तो पंजाब में गजनवी वंश का शासन था। सिंध और मुल्तान के राज्य छोटे थे और पंजाब में गजनवी राज जो था वह दुर्बल था। गिज तुर्कों से पराजित होकर गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह गजनी को छोड़कर भारत भाग आया और उसने लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया था। गजनी वंश के शासकों में उस समय सम्मान और शक्ति नहीं रह गई थी। वह पड़ोस के राजपूत राज्यों पर छुटपुट आक्रमण करते रहते थे, परंतु राज्य विस्तार में असमर्थ थे। इसके विपरीत चौहान राजपूतों ने उससे कुछ स्थानों को छीनने में सफलता पा ली थी। भारत के अन्य सभी भागों में राजपूत शासक थे। गुजरात और काठियावाड़ में चालुक्य वंश का राज्य था, जिनकी राजधानी अनहिलवाड़ या पाटन भी नाम देखने को मिलता है थी। उस अवसर पर वहाँ का शासक मूलराज द्वितीय था। दिल्ली और अजमेर का शासक चौहान वंशी पृथ्वीराज तृतीय उर्फ राय पिथौरा भी इसका नाम था, जो कि उसकी उपाधि थी। वह शासन कर रहा था। उत्तर भारत के राजपूत शासकों में वह सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था। उसके पिता पृथ्वीराज द्वितीय ने अपने राज्य को पर्याप्त शक्तिशाली बनाया था। राय पिथौरा ने उसमें और अधिक वृद्धि करने का प्रयास किया। अपने पिता से जो राज्य उसने पाया था उसमें उसने और अधिक उसकी सीमा का विस्तार हो या उसकी प्रसिद्धि की बात की जाए तो इन सभी में उसने वृद्धि की थी। परंतु अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण उसने पड़ोसी राजपूत राजाओं से संघर्ष करना पड़ा और प्रायः सभी से उसकी शत्रुता हो गई। गुजरात के चालुक्य वंश को उसने पराजित और अपमानित किया। बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमर्दी देव या राजा परमाल देव को परास्त करके उसने महोबा छीन लिया। कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयुक्ता से बलपूर्वक उसने विवाह कर लिया और इससे उन दोनों के मध्य घोर शत्रुता हो गई। पृथ्वीराज तृतीय अपने युग का एक महान साहसी योद्धा और सफल सेनानायक था, परंतु उसमें दूरदर्शिता और राजनीतिज्ञता का अभाव था। इस कारण अपने तुर्क शत्रु के विरुद्ध वो अपने किसी भी पड़ोसी राज्य से सहायता प्राप्त नहीं कर सका। कन्नौज के गढ़वाल वंश का राज्य उत्तर भारत में सबसे अधिक विस्तृत था। गोरी के आक्रमण के अवसर पर वहाँ का शासक जयचंद था। बुंदेलखंड में चंदेल वंश और कलचुरी में चेदी वंश का राज्य था। बंगाल में पाल और सेन वंश के राज्य थे। शक्तिशाली पाल शासकों का पतन हो चुका था और उस समय उनके अधिकार में सिर्फ उत्तरी बंगाल का कुछ भाग था। उनके राज्य के अधिकांश भाग पर सेन वंश ने अधिकार कर लिया था, जिसमें बिहार और बंगाल का अधिकांश प्रदेश सम्मिलित था। उस समय दक्षिण भारत उत्तर भारत की राजनीति के प्रति सर्वथा उदासीन था। इस प्रकार यह जो मिला जुला रूप था वो भारत के राजनीतिक परिस्थितियों का था। इस समय भारत में सामाजिक दृष्टि से हम एक नवीनता देखते हैं कि भारत के अंदर के भागों में मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से प्रवेश कर गए और विभिन्न स्थानों पर बस गए और मुसलमानों की छोटी छोटी बस्तियां भारत में छोटे छोटे जल स्रोतों के समान थी, जिनमें से कई भारत में तुर्की राज्य की स्थापना से पहले इस्लाम धर्म की शिक्षा के केंद्र बन चुकी थी और बदायूं ऐसा ही एक स्थान का उदाहरण लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत की सामाजिक स्थिति प्रायः वही थी जो महमूद गजनी के आगमन के समय में थी। धार्मिक, नैतिक, शैक्षणिक और सैनिक दृष्टि से भारत की स्थिति में इन 148 वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। हिंदुओं ने अपनी शक्ति और उन्नति के मूल स्रोतों को सुखा डाला और महमूद गजनी के आक्रमण भी उन्हें चेतना लाने में असमर्थ रही, उनकी चेतना वापस नहीं लौट सकी। इस प्रकार इस समय जो भारत की परिस्थितियां थीं, इसका मोटा मोटी विश्लेषण यह है। और इसके बाद अगर हम देखें तो मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण का सिलसिला धीरे धीरे प्रारंभ हुआ, जो 1175 ईस्वी से प्रारंभ होता है। तो इसको हम लोग एक अन्य हेडिंग जो मोहम्मद गोरी के आक्रमण और भारत विजय
नामक एक उप प्रकरण के माध्यम से हम इसको और आगे इसके विस्तार में हम जानेंगे। हम देखते हैं कि सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और यह आक्रमण उसने मुल्तान पर किया था। उस समय तक खैबर और बोलन के दर्रे न तो सुरक्षित समझे जाते थे और न उनसे व्यापारिक अथवा सैनिक अभियान का लाभ उठाया जाता था। सबसे प्रचलित मार्ग गोमल के दर्रे होकर डेरा इस्माइल खां होते हुए उत्तरी सिंध में पहुंचने का था। अर्थात 1175 ईस्वी में वह मुल्तान पर आक्रमण किया और उस समय हम देखते हैं कि खैबर और बोलन दो दर्रे थे जो सुरक्षित समझे जाते थे और इनसे व्यापारिक और सैनिक अभियान का लाभ उठाया जाता था। और सबसे प्रचलित मार्ग जो था गोमल दर्रे से होकर इस्माइल खां होते हुए उत्तरी सिंध तक पहुंचता था। उत्तरी सिंध तक जाता था। गोरी से पहले के आक्रमण इसी मार्ग से हुए थे। गोरी ने भी इसी मार्ग को चुना और मुल्तान पर आक्रमण किया। उसने उसे सरलता से जीत लिया। उसके पश्चात हम देखते हैं कि उसने उच्च और निचले सिंध को भी जीता। 1178 ईस्वी में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। जब वह गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय मूल राजदूती वहाँ का शासक था और वह योग्य और साहसी था और उसकी विधवा माँ नायिका देवी भी एक योग्य नेतृत्व करती थी। तो उसकी माता और पुत्र मूल राजदूती ने एक योग्यता और साहस का परिचय देते हुए आबू पहाड़ी के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। वो अपने माँ के नेतृत्व में मूल राजदूती ने युद्ध किया और गोरी को परास्त कर दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जब 1178 ईस्वी में जब उसका आक्रमण होता है गुजरात पर तो वह पराजित होता है। मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और शासक कौन था जिसने पराजित किया मोहम्मद गोरी को? मूलराज द्वितीय। इस तरह हम देखते हैं कि गोरी ने अपने आक्रमण का मार्ग ही बदल दिया। इस पराजय के बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने अपने आक्रमण का जो मार्ग था वह बदल दिया और उसके इस पराजय के पश्चात उसने पंजाब की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया और पंजाब में गजनवी वंश के निकम्मे शासक मलिक खुसरो ने उसका विरोध किया परंतु परास्त हो गया। और 1179 ईस्वी में गोरी ने पेशावर को जीत लिया और 2 वर्ष बाद उसने लाहौर पर आक्रमण किया और खुसरो के अति बहुमूल्य भेंटे तथा अपने एक पुत्र को बंधक के रूप में देकर अपनी रक्षा करनी पड़ी। इसके कारण खुसरो को फिर 1185 ईस्वी में गोरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। खुसरो ने पहाड़ी की जो खोखर जातियाँ थी से सहायता लेकर सियालकोट को जीतने का प्रयत्न किया परंतु असफल रहा। और 1186 ईस्वी में गोरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण किया और उसने छल से खुसरो को मिलने के बहाने बुलाया और विश्वासघात करके उसे कैद कर लिया। उसके पश्चात संपूर्ण पंजाब पर गोरी का अधिकार हो गया और गजनी वंश का राजवंश समाप्त हो गया पंजाब से। और 1192 ईस्वी में गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो को कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंजाब पर उसका पूर्ण अधिकार हो गया और पंजाब को जीतने के पश्चात मोहम्मद गोरी ने राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के राज्य की सीमाओं से मिलने लगी। और 1188 ईस्वी में गोरी ने सीमावर्ती किला था भटिंडा पर आक्रमण करके उसे भी जीत लिया। फिर गोरी जब वापस जाने की तैयारी कर रहा था तभी उसे पृथ्वीराज या राय पिथौरा के आगे बढ़ने का समाचार मिला और गोरी उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। पृथ्वीराज एक बड़ी सेना के साथ भटिंडा को जीतने के लिए आगे बढ़ रहा था और 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें गोरी की पराजय हुई और यह मोहम्मद गोरी की दूसरी पराजय थी। एक बार वह 1178 ईस्वी में पराजित हुआ और दूसरी बार 1191 ईस्वी में। इस बार पृथ्वीराज जो दिल्ली का शासक था, चौहान वंशी शासक, अजमेर और दिल्ली और अजमेर का शासक पृथ्वीराज
तृतीय, और इसी से वह दूसरी बार पराजित हुआ। दूसरी बार पराजित मोहम्मद घोरी दूसरी बार पराजित हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मोहम्मद घोरी है वह 2 बार, उसके जो शुरू के 2 आक्रमण हुए उसमें उसको पराजय मिली, और इस पराजय से भी वह निराश नहीं हुआ, उसके बाद भी अपने जो आक्रमण हैं उसको जारी रखा, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।